जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 12th प्री बोर्ड एग्ज़ाम एमपी बोर्ड के प्रश्न पत्र को हल करेंगे जो 2022 के लिए तैयार किया गया है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और एनालिटिकल क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे। इसे आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन याद करके लिखेंगे जिससे एनुअल एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना हो। सही विकल्प चुनिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की एक एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करती है। उदासीनता वक्र क्या है? उदासीनता वक्र मूल बिंदु से ऊर्ध्वाधर होता है, ये ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर। जब कुल उपयोगिता ऊर्ध्वाधर कैसे? ऊपर की तरफ से आप याद कर लेंगे। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, ये आपको याद होगा कि ये कुल उपयोगिता यहाँ अधिकतम है, तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी? शून्य हो जाएगी। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। स्थानापन्न वस्तु चाय और कॉफ़ी जो हैं वो स्थानापन्न वस्तुएं हैं, क्योंकि यदि आपको चाय ना मिले तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी ना मिले तो चाय पी सकते हैं। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन है। उत्पादन फलन क्या होता है कि एक तरफ हमने भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस का प्रयोग किया और दूसरी तरफ होता है कि इसके परिणाम स्वरूप कितना उत्पादन हुआ, तो ये बीच में क्या होता है? फलन। तो उत्पादन फलन किसका फलन होता है? उत्पादन उत्पत्ति के साधनों का फलन होता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या परिवर्तनशील अनुपात का नियम करता है। डैश अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। दीर्घकाल जो होता है उसमें कोई स्थिर लागत नहीं होती, क्योंकि दीर्घकाल में सभी लागतें क्या होती हैं? परिवर्तनशील हो जाती है। दीर्घकाल में हम भूमि को बढ़ा सकते हैं, पूंजी को बढ़ा सकते हैं, श्रम, संगठन और साहस सबको बढ़ा सकते हैं। नई भूमि खरीद कर भी उत्पादन करते हैं। तो कोई भी लागत स्थिर नहीं होती, क्योंकि सभी में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इतना समय होता है। औसत लागत वक्र का आकार। औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं। पहले लागतें घटती हैं और फिर बढ़ती हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को हम औसत लागत कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता जिस वस्तु को बेचते हैं वे सारी वस्तुएं एक जैसी ही होती हैं। कृषि उत्पादन के लिए निम्नतम सीमा को क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य ही आप याद कर लें। मजदूरी और श्रम की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है, क्योंकि एक मजदूर जो है उसकी मजदूरी यदि उससे ज़्यादा मजदूरी देने का लालच दिया जाए तो वो क्या करेगा? ज़्यादा काम करेगा या और मज़दूरों को काम करने के लिए ले आएगा, तो उससे श्रम की पूर्ति बढ़ जाएगी। यानी मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोनों चीज़ों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, दोनों बढ़ रही हैं, इसलिए कैसा संबंध है? धनात्मक। कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से कम होती है। मान लीजिए कि आप एक विक्रेता हैं और वस्तु की जो कीमत है वो बहुत कम है, तो अब आप क्या करेंगे? कम वस्तु बेचेंगे, तो पूर्ति क्या होगी? स्टॉक से कम हो जाएगी। सही जोड़ी बनाइए। साम्य कीमत कब होती है? जब किसी वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं। औसत संप्राप्ति का फॉर्मूला है कुल संप्राप्ति बटे उत्पादन की मात्रा। कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला है कीमत गुणित मात्रा। मान लीजिए 1 रुपये कीमत पर आप 10 वस्तुएं बेचते हैं, तो कुल संप्राप्ति आपको कितने पैसे मिले? 10 रुपये। द्वय अधिकार, द्वय से ही पता चलता है कि इसमें 2 विक्रेताओं का अधिकार है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? आय और रोजगार सिद्धांत जो है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। मैक्रो का अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। GNP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म है। GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म है। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। सीमांत बचत की प्रवृत्ति क्या होती है?
आय में परिवर्तन होने के कारण बचत में परिवर्तन। आपकी आय जब 100 रुपये थी तो आप 50 रुपये बचाते थे और 50 रुपये खर्च करते थे। अब आपकी आय 200 रुपये हो गई तो अब ये तो क्या है, आपका उपभोग, और ये क्या हो गई, आपकी बचत। ठीक है, अब आपकी 200 रुपये आय हो गई तो आप कितना बचाएंगे? 85 रुपये बचाएंगे, इससे ज़्यादा बचाएंगे या कम बचाएंगे? तो आय में परिवर्तन होने के कारण बचत में कितना परिवर्तन हुआ, ये किसने बताया? सीमांत बचत की प्रवृत्ति। जबकि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या बताती है कि आपकी आय 100 से 200 हो गई तो अब आप 50 रुपये का ही उपभोग करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे या उससे कम करेंगे। यानी सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या बताती है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। दोनों एक ही जैसे हैं। उपभोग की प्रवृत्ति, बचत की प्रवृत्ति बताती है कि आय में परिवर्तन होने पर बचत में कितना परिवर्तन होगा, और उपभोग की प्रवृत्ति बताती है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी होती है जिसमें ना किसी दूसरे देश से आयात होता है ना निर्यात, किसी भी दूसरे देश के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखे जाते हैं। सत्य है, विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है। यह असत्य है, क्योंकि विकासशील राष्ट्रों के लिए ही घाटे का बजट उपयोगी होता है, क्योंकि विकासशील राष्ट्र घाटे के बजट से विकास की परियोजनाएं संचालित करते हैं। सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती है। सही है, हम हर साल सुनते हैं ना, नया बजट आया। भारत का वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च होता है। गलत है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। भुगतान शेष के अंतर्गत दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। भुगतान शेष में दृश्य और अदृश्य वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं, इसलिए यह गलत है। दृश्य के साथ अदृश्य होना चाहिए था। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, ये सही है, क्योंकि मान लीजिए कि हमने आयात जो है, निर्यात एक्सपोर्ट जो है वो कम किया और इंपोर्ट आयात ज़्यादा किया, तो जो हमें अतिरिक्त राशि है उसे हम क्या करेंगे, या तो ऋण देने या ऋण लेने में लिख देंगे। यानी भुगतान संतुलन सदैव कैसा रहेगा? संतुलन में। नाम ही है संतुलन, सदैव संतुलित रहता है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है। गलत है, क्योंकि इसमें केवल दृश्य मदों को शामिल वस्तुओं जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें ही व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी समस्या की वास्तविक स्थिति क्या है को बताता है। वास्तविक स्थिति यानी ये बता देगा कि कीमत वृद्धि क्या है, लेकिन सकारात्मक अर्थशास्त्र ये नहीं बताएगा कि कीमत वृद्धि नहीं होना चाहिए या कीमत वृद्धि से गरीबों को लॉस होता है। ये तो केवल वास्तविक आर्थिक स्थिति को बताता है। बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें बेचने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। एक उत्पादक जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा वह केवल बेचने के उद्देश्य से करेगा, तो वह बाजार अर्थव्यवस्था है। इसमें सभी आर्थिक समस्याएं, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इनका हल मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। यानी इसमें मांग और पूर्ति की शक्तियों की प्रमुखता होती है। बाजार किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में बाजार उस संपूर्ण क्षेत्र को कहते हैं जहां क्रेता विक्रेता वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में होते हैं। यानी वह संपूर्ण क्षेत्र जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी एक वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में हो। भले ही आप मोबाइल से यदि एक दूसरे से क्रय विक्रय करते हैं, आप घर से होम शॉपिंग करते हैं, तो वह भी आपका घर भी क्या है? बाजार। तो बाजार का अर्थ उस संपूर्ण क्षेत्र से है जिसमें क्रेता विक्रेता वस्तु विशेष के क्रय विक्रय हेतु निकट संपर्क में हो, चाहे आप मोबाइल से निकट संपर्क में हो या बाजार में जाकर। यदि आप वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में निकट संपर्क में हैं तो वह क्षेत्र बाजार कहलाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जहां समरूप वस्तु कैसी होती है? एक जैसी। समरूप वस्तु के अनेक क्रेता विक्रेता होते हैं। वस्तुएं जो हैं वो एक जैसी होती हैं और अनेक क्रेता विक्रेता वस्तु का स्वतंत्रता पूर्वक क्रय विक्रय करते हैं।
साम्य मूल्य किसे कहते हैं? साम्य मूल्य का मतलब होता है कि वस्तु की मांग 10 वस्तुओं की मांग है और पूर्ति भी 10 ही है, तो क्या मूल्य कैसा होगा? साम्य मूल्य। साम्य मूल्य वह मूल्य होता है जहाँ वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों बराबर होती हैं, इसलिए बाजार साफ होता है। यानी जितनी भी वस्तुएं हैं सब बिक गई तो बाजार साफ हो गया। वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता, जो खाता है या जो प्रयोग करता है वह वस्तु की मांग करता है। और वस्तु की मांग क्यों की जाती है? उसमें निहित उपयोगिता के कारण मांग की जाती है। आप सेब की मांग क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि सेब जो है वो आपके लिए उपयोगी है। और वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? उपभोक्ता के द्वारा की जाती है। द्वैधिकार नाम से ही पता चल रहा है कि द्वैधिकार मतलब जिसमें दो निर्माता या दो विक्रेता हों। यह अल्पाधिकार का ही एक रूप है जिसमें कि बाजार में केवल दो विक्रेताओं का अधिकार होता है। अल्पाधिकार ये अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक रूप है जिसमें बाजार में वस्तु के क्रय विक्रय के लिए अल्प यानी थोड़े से क्रेता विक्रेता। अल्पाधिकार जिसमें वस्तु के क्रय विक्रय के लिए अल्प यानी थोड़े से क्रेता और विक्रेता होते हैं। पूंजीवाद की दो विशेषताएं। पहला है उत्पत्ति के साधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इन पर किसका स्वामित्व और नियंत्रण होता है? जो पूंजीपति होते हैं उनका ही इन भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस यानी उत्पत्ति के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है। सारी भूमि निजी होती है, सारे स्कूल निजी होते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता होती है कि उसे क्या व्यापार करना है, क्या रोजगार करना है, क्या उत्पादन करना है, क्या उपभोग करना, विनिमय, वितरण, सभी के संबंध में उसे स्वतंत्रता होती है। ये भोग नहीं है, उपभोग लिखना है इसको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है और लाभ के उद्देश्य से प्रयोग करता है। मतलब जो भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस पूंजीपति के पास होते हैं, पूंजीपति जो होता है वो इनका प्रयोग कैसे करता है? जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? इसे औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। टिकाऊ वस्तु जैसे फर्नीचर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये टिकाऊ वस्तु हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्तुएं लंबी अवधि तक चलती हैं और इनकी कीमत जो होती है वो अधिक होती है, जैसे मशीनरी और उपकरण आदि। वस्तु विनिमय क्या होता है? एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का लेन देन या आदान प्रदान वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे एक गाय के बदले में 10 बकरी देना। बैंक किसे कहते हैं? बैंक वह है जो बैंकिंग का कार्य करे। अब बैंकिंग के कार्य क्या है? बैंक क्या करती है? आपकी जो धन है उसे जमा के रूप में स्वीकार करती है और वापस अन्य लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करती है। सरकारी बजट के अवयव, दो प्रमुख अवयव हैं, एक प्राप्ति और दूसरा व्यय। प्राप्ति में राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। व्यय में राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। बजट क्या है? बजट एक प्रलेख है जिसमें एक वर्ष या निश्चित अवधि में अनुमानित प्राप्ति और व्ययों का विवरण होता है। बजट एक वर्ष पहले बनाया जाता है जिसमें सरकार बताती है कि एक वर्ष के अंदर हम कितना पैसा प्राप्त करेंगे और कितना व्यय करेंगे। ये एक प्रलेख यानी पत्र में लिखा होता है। भुगतान संतुलन किसे कहते हैं? भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि जो एक वर्ष होती है में एक देश के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय लेन देन क्या होते हैं? सारे विश्व से जो भी हमने पैसा लिया है या दिया है, जैसे वस्तुएं और सेवाओं का आयात निर्यात करेंगे तो पैसा लेना और देना पड़ेगा, पूंजी का स्थानांतरण करेंगे तो पैसा लेना देना पड़ेगा। तो एक निश्चित अवधि में देश के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का विवरण है। वस्तु विदेशी विनिमय दर क्या है? जैसे मान लीजिए आपने 70 रुपये देकर $1 खरीदा तो आपकी विनिमय दर क्या, विदेशी विनिमय दर क्या होगी? 70:1। तो विदेशी विनिमय दर दो देशों के बीच मुद्रा की वह मात्रा है, एक देश की मुद्रा की वह मात्रा है जिसके द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की इकाइयों को क्रय किया जा सकता है। ये एक देश यानी भारत की मुद्रा की वह इकाइयां हैं जिससे कि हम विदेशी मुद्रा को क्रय कर सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। पहली विशेषता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है कि इसमें समाजवाद जैसे सरकार भी काम करती है और पूंजीवाद जैसे पूंजीपति भी कार्य करते हैं। मतलब सरकार और पूंजीपति दोनों कार्य करते हैं। सह अस्तित्व का अर्थ है कि दोनों कार्य करते हैं, लेकिन कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है कि कौन से कार्य सरकार करेगी और कौन से कार्य पूंजीपति करेंगे। आर्थिक नियोजन में भी ऐसे ही होता है कि सरकार के लिए अलग नियोजन में लक्ष्य निर्धारित होते हैं और पूंजीपतियों के लिए अलग लक्ष्य निर्धारित होते हैं। सरकार अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और निजी अपने स्तर पर। आर्थिक स्वतंत्रता लोगों को व्यवसाय चुनने आदि की स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन सीमित मात्रा में नियंत्रित भी होती है। पूंजीवाद जैसी असीमित स्वतंत्रता नहीं होती। सामाजिक कल्याण और हित को ध्यान में रखते हुए सरकार स्वतंत्रता को नियंत्रित भी कर पाती है। यानी उद्यमियों को स्वतंत्रता तो होती है, लेकिन वह सीमित होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं। वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन, ये पॉजिटिव नेगेटिव मेथड से हम आंसर लिखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है पॉजिटिव, और यह समूह का अध्ययन नहीं करती नेगेटिव। तो आपको पहले पॉजिटिव बात लिखना है और फिर नेगेटिव। छोटे भागों का, व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे भागों का अध्ययन करती है और समूह की क्रियाओं का अध्ययन नहीं करती। अब जैसे एक फर्म है, वो एक उद्योग है, वो फर्म का समूह है, लेकिन वो पूरी अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक छोटी सी उद्योग है, इसलिए वह व्यष्टि के अंतर्गत आएगा। कीमत सिद्धांत, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे किया जाए। पूर्ति की लोच, पूर्ति की लोच जैसे मान लीजिए कि एक पूर्तिकर्ता या एक विक्रेता, यदि कीमत बढ़ जाए तो वो ज़्यादा पूर्ति करेगा और कीमत घट जाए तो वो कम पूर्ति करेगा। तो पूर्ति की लोच आपको क्या बताएगी कि कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति में कितना परिवर्तन होगा। तो पूर्ति की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के उत्तर में पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को मापती है। ये क्या बताती है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पूर्ति की मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को बताती है। इसका सूत्र क्या है कि पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। पूर्ति का नियम, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की पूर्ति की मात्रा तथा उसकी कीमत में धनात्मक संबंध होता है। देखिए, यदि मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती है। 1 रुपये कीमत पर आप 2 वस्तु बेच रहे हो, वस्तु की डबल प्राइस 2 रुपये मिले तो आप ज़्यादा वस्तु बेचोगे, और ज़्यादा कीमत मिले तो आप और ज़्यादा वस्तु बेचोगे। यानी वस्तु की पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध होता है। कीमत बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। ये तालिका है और रेखा चित्र ये SS वक्र है जो ये बताता है कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध है। मितव्ययिता विरोधाभास किसे कहते हैं? मितव्ययिता विरोधाभास ये बताता है कि एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है, लेकिन संपूर्ण समाज में यदि सभी लोग बचत करने लगें तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सभी बचत करने लगेंगे तो उससे क्या होगा कि बचत आय में से बचत का अनुपात में वृद्धि होगी, तो उसके कारण बचत की प्रवृत्ति, सीमांत बचत की प्रवृत्ति तो बढ़ेगी, लेकिन सीमांत बचत की प्रवृत्ति बढ़ने से सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी। यदि व्यक्ति अपना पैसा जो है बचा के रखेगा तो इसका मतलब यह है कि व्यक्ति अपना पैसा जो है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर खर्च नहीं करेगा, तो आपकी बचत की प्रवृत्ति तो बढ़ जाएगी, लेकिन उपभोग की प्रवृत्ति जो है कम हो जाएगी। बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी और उपभोग की प्रवृत्ति कम होगी। अब जब आप बचाएंगे, आपने ज़्यादा बचा लिया लेकिन उपभोग कम किया, उपभोग जो है यदि मान लीजिए जो फर्में हैं उनकी वस्तुओं का कोई उपभोग नहीं करेगा तो क्या फर्में अपना पैसा और ज़्यादा निवेश करेंगी? उत्पादन में नहीं करेंगी, तो निवेश गुणक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब बचत की प्रवृत्ति बढ़ती है और उपभोग की प्रवृत्ति कम होती है तो परिणाम स्वरूप निवेश गुणक कम हो जाता है, और जब निवेश फर्मों में कम होगा यानी लोगों की आय में वृद्धि कम होगी। फर्म में ही लोग काम करते हैं, अब लोगों की यदि आय में वृद्धि कम होगी
तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बचत को तो बढ़ाने की कोशिश की लेकिन कुल बचत बढ़े, ये आवश्यक नहीं। इसे हम एक बार और देखते हैं कि एक व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात है लेकिन संपूर्ण समाज के लिए बचत करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यदि बचत की प्रवृत्ति, सीमांत बचत की प्रवृत्ति में वृद्धि होगी तो सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति में क्या हो जाएगा, कमी। यानी व्यक्ति बचाएगा तो उपभोग कम करेगा। अब जब उपभोग कम करेगा तो जो फर्में हैं, उत्पादन करने वाली फर्में, जब उपभोग नहीं होगा तो वे पैसा भी नहीं लगाएंगे व्यापार में, तो निवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब सीमांत निवेश की प्रवृत्ति कम होगी तो जो लोगों को फर्मों में काम मिला था उन्हें फर्मों में काम नहीं मिलेगा तो वो बचत नहीं कर पाएंगे, वो बचत नहीं कर पाएंगे तो हम करना क्या चाहते थे, बचत को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बचत बढ़ना आवश्यक नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? प्रत्याशित निवेश का अर्थ होता है कि आप एक योजना बनाते हैं कि मैं एक वर्ष के अंदर अपने व्यापार में 200 रुपए की जो वस्तु हैं उनको संग्रहित करूँगा। तो ये आपने आशा की या इच्छा की या योजना बनाई, तो आपका निवेश, प्रत्याशित निवेश क्या होगा, 200 करोड़ रुपए। यानी आप जितना भी अपने व्यापार के अंदर निवेश करने की किसी विशेष अवधि में इच्छा रखते हैं, वह निवेश की राशि ही क्या होगी, प्रत्याशित निवेश। अब इस प्रत्याशित निवेश में आपका उद्देश्य क्या होगा, लाभ कमाना। तो विशेष उद्देश्य के लिए आप निवेश करते हैं। और अब यह निवेश कब होगा, जबकि आप किसी को रोज़गार देंगे। तो प्रत्याशित निवेश का अर्थ क्या होगा, प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रोजगार के विभिन्न स्तरों पर करने की इच्छा की जाती है। प्रत्याशित निवेश निवेश की वह राशि है जो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रोजगार के विभिन्न स्तर पर निवेश करने की इच्छा की जाती है। सरकारी बजट के 3 उद्देश्य। सरकारी बजट का पहला उद्देश्य है हिसाब देयता। बजट में जो सरकार होती है वो हिसाब देती है किसको, जनता को। क्या हिसाब देती है कि बजट में जो स्वीकृति की गई थी उनके अनुसार व्यय हुआ है या नहीं। यानी कहा है कि शिक्षा विभाग पर 100 करोड़ रुपए खर्च होना, स्वीकृति दी गई है तो 100 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं या नहीं, इसका हिसाब या कैसे व्यय किए गए हैं सरकार जो है वो जनता को देती है। आर्थिक नियंत्रण। बजट के माध्यम से सरकार जो है सार्वजनिक कोषों, यानी जनता का जो पैसा सरकार के पास एकत्रित होता है कर के रूप में, सरकार नियंत्रण करती है कि वह पैसा जो है उसका सही प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। उसके प्रयोग के लिए अधिकारियों ने उचित नीति निर्माण की है या नहीं की, इस पर नियंत्रण बजट के माध्यम से रखा जाता है। फिर आपको 3 ही लिखना है, तो सबसे जो सरल है वो आप लिख सकते हैं प्रशासकीय कुशलता का आधार। तो बजट में क्या किया जाता है, जितने भी विभाग होते हैं जैसे शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जितने भी विभाग होते हैं उनके लिए व्यय की राशि स्वीकृत की जाती है कि उन्हें एक साल में कितना व्यय करना है। फिर यदि उतना व्यय कर लेते हैं तो हम मानते हैं कि अधिकारी जो हैं वो प्रशासकीय कुशल हैं, और नहीं कर पाते हैं तो कुशल नहीं हैं। तो कुशलता का अनुमान बजट के द्वारा लगाया जा सकता है। घाटे के बजट के प्रकार। घाटे के बजट का पहला प्रकार है बजट घाटा। बजट घाटा कैसे प्राप्त होता है, आप यदि फॉर्मूले में लिखना चाहें तो बजट घाटा बराबर कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय, फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। यानी आपकी जितनी कुल प्राप्तियां हैं और उसमें से कुल व्यय को आप घटा दें तो बजट घाटा प्राप्त होगा। राजस्व घाटा क्या होता है, जो अल्पकाल की राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय कर दें तो राजस्व घाटा प्राप्त होगा। फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा,
आपकी कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटा दें, लेकिन प्राप्तियों में उधार को छोड़ देंगे। उधार जो है वो राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं होता। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से यदि हम ब्याज भुगतान को घटा दें तो प्राथमिक घाटा। तो आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे? प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। पूर्णतया लोचदार मांग। पूर्णतया लोचदार मांग यह बताती है कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग जो है कभी तो बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। यानी कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है, तो उसे हम पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। रेखा चित्र में सरल है। ओ एक्स अक्ष पर आपको मांग की मात्रा को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर मूल्य या कीमत को बताया गया है। डी डी जो है वो मांग वक्र है, सीधी रेखा में है, जो बताता है कि कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। यानी मांग का भी OM होती है, कभी OM बंद होती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। एक है समाज में धन का वितरण। यदि मान लीजिए कि आपकी क्लास में सभी बच्चों के पास बराबर पैसे हों, तो क्या होगा? मांग कम होगी या ज़्यादा? तीनों बच्चे मांग करेंगे, यानी मांग ज़्यादा होगी। यदि केवल एक बच्चे के पास पैसे हैं तो वही मांग करेगा, यानी मांग कम होगी। तो समाज में धन का समान, सबके पास बराबर पैसे यानी समान वितरण होने पर मांग अधिक होती है, और एक बच्चे के पास पैसे यानी असमान वितरण होने पर मांग कम होती है। समय का प्रभाव। यदि समय कम है तो फिर क्या होगा? मांग को आप नहीं बढ़ा पाएंगे। तो समय कम होने पर मांग कम लोचदार होती है, और समय अधिक होने पर मांग अधिक लोचदार होती है। उपभोक्ता की आदत। यदि किसी व्यक्ति को सिगरेट पीने की आदत लग जाए तो वो उसे ज़रूर पिएगा, यानी जो वस्तु आदत की होती है उसकी मांग बेलोचदार होती है। वस्तु का गुण। जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं जैसे कि दवाइयाँ, उनकी मांग बेलोचदार होती है। चाहे कीमत बढ़े या घटे, हम उतनी ही दवाई लेंगे। आरामदायक वस्तु जैसे पंखा, इनकी मांग लोचदार होती है। यदि मान लीजिए कि ये सस्ती हो जाए तो हम पंखे की जगह कूलर खरीद लेंगे। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थिर लागत का संबंध उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। स्थिर साधन का अर्थ होता है कि जैसे कि ये जो भवन है वह स्थिर लागत है, कार है स्थिर लागत है, क्योंकि इन पर जो व्यय है वो एक लंबे समय के लिए व्यय होगा। और परिवर्तनशील लागत का संबंध उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों से होता है। जैसे बिजली का किराया हमें बार बार देना होता है, छोटा सा व्यय होता है। तो उत्पादन के स्थिर साधनों पर जो व्यय होते हैं वो स्थिर लागत होते हैं, और परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय होते हैं वह परिवर्तनशील लागत होता है। शून्य स्तर उत्पादन। जब उत्पादन शून्य हो जाता है तो स्थिर लागत जो है अपरिवर्तित रहती है। आपने अगर भवन बनाया है तो उसका किराया तो देना होगा, आप उसके अंदर उत्पादन करें या ना करें। चौकीदार को वेतन देना होगा, आप उत्पादन करें या ना करें। तो उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत अपरिवर्तित हो जाती है, लेकिन उत्पादन शून्य होने पर परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। जैसे कच्चा माल है, आप उत्पादन नहीं कर रहे तो कच्चा माल का उपयोग नहीं करेंगे। काल। स्थिर लागत अल्पकाल से संबंध होता है, मतलब अल्पकाल में उत्पन्न होती हैं, जबकि परिवर्तनशील लागत अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में उत्पन्न होती हैं। आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं काल की जगह कि स्थिर लागत का आप यही कर लीजिए। एक और अच्छा 4 नंबर का है तो एक आप सूत्र अगला पॉइंट क्या बना लेंगे? स्थिर लागत का सूत्र। तो आपको ये पता है कि स्थिर यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्लस परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट को हम जोड़ लें तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। इससे ही हमारे दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। स्थिर लागत का सूत्र क्या हो जाएगा?
फिक्स्ड कॉस्ट बराबर, ये एफ है, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका स्थिर लागत का सूत्र हो गया कि कुल लागत में से यदि परिवर्तनशील लागत को घटा दें तो फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत मिलेगी। परिवर्तनशील लागत का सूत्र वेरिएबल कॉस्ट बराबर TC कुल लागत माइनस FC फिक्स्ड कॉस्ट। यदि कुल लागत में से स्थिर लागत को घटा दें तो वेरिएबल कॉस्ट हमें परिवर्तनशील लागत प्राप्त होगी। तो ये सूत्र आपको याद करके लिखना है। स्थिर एवं आपको क्वेश्चन में ये श्रम की इकाइयाँ और कुल उत्पादन दिया है, सीमांत उत्पाद की आपको गणना करना है। तो आप क्वेश्चन में से ये 2 कॉलम लिख लेंगे। सीमांत उत्पाद की गणना का फॉर्मूला है डेल्टा T अपॉन डेल्टा L। डेल्टा TP ये है और डेल्टा L ये है। फॉर्मूले को लगाने से अच्छा आप सिंपल मेथड से करें, फॉर्मूला केवल लिख दें, 50 को 50 लिख दें, फिर आप 50 में से 70 माइनस करें तो 20 मिलेगा, 20 में से 85 माइनस करें तो 15, 15 माइनस, ऐसे नहीं करें इसको, इस तरीके से करें, 50 को 50 लिख दें, 50 में से 70 माइनस करेंगे तो 20, 70 में से 85 माइनस करेंगे तो 15, 95 में से 85 माइनस करेंगे तो 10, 100 में से 95 माइनस करेंगे तो 5, 102 में से 100 माइनस करेंगे तो 2। तो इस प्रकार से आप आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर करके सीमांत उत्पाद की गणना कर सकते हैं। यानी इसको 50 को ऐसे ही लिख लेंगे, 70 माइनस 50, 85 माइनस 70। इस प्रकार से आप सीमांत उत्पाद की गणना करेंगे। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना, यह आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, वेतन प्लस किराया प्लस ब्याज प्लस लाभ। वेतन आपको दिया हुआ है 40,000, किराया 4,000, मूल राशि आपको नहीं लिखना है और लाभ जो है वो 10,000, ब्याज जो है वो 6,000। इनको आप 40 और 10 50 और 10 60 का उत्तर होगा। आपको सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना करना है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। GDP की गणना का फॉर्मूला है उपभोक्ता वस्तुएं एवं सेवाएं प्लस पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं। उपभोक्ता वस्तु 10,000 दी है और पूंजीगत वस्तु 6,000, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 16,000 GDP हमें प्राप्त होगी। व्यापारिक बैंकों के कार्य। व्यापारिक बैंकों का पहला कार्य है जमा स्वीकार करना। व्यापारिक बैंक कई प्रकार के खाते खोलकर जनता की जमा स्वीकार, आप पैसे किस में जमा करते हैं? बैंक में। तो जमा स्वीकार करना, तो ये इतने सारे खाते नहीं, 2 खाते याद करना, बचत खाता और सावधि जमा खाता। बचत खाते में आप कई बार पैसे निकाल सकते हैं। सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें आप 1 साल 2 साल जितने अवधि के लिए जमा करते हैं उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा है ऋण प्रदान करना। इसमें भी 2 ही उदाहरण लिखना है कि व्यापारिक बैंक जो होती है वो जनता को ऋण प्रदान करती है। तो ऋण और अग्रिम नकद साख, ये 2 उदाहरण 2 प्रकार से ऋण प्रदान करती है। ऋण। अगला है अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता यानी जो काम आपको करना है वो यदि बैंक करे तो अभिकर्ता संबंधी कार्य होते हैं। अभिकर्ता संबंधी कौन से कार्य? जैसे चेक बिल आपको इकट्ठे करना, आपको किसी ने चेक दिया या बिल दिया तो उसके पैसे आपको लेना है, तो आपने बैंक को दे दिया कि लेके हमारे खाते में जमा कर देना, या आपके चेक और बिल का भुगतान कर देना, या आपकी ओर से किसी से चेक लेना है तो चेक ले लेना। तो इसमें से कोई भी आप 2 याद कर लेना, इतने सारे याद नहीं करना है आपको। इसके बाद है सामान्य उपयोगी कार्य। तो बैंक आपको लॉकर की सुविधा देती है, यदि आपको विदेशी मुद्रा चाहिए तो विदेशी मुद्रा प्रदान करती है। तो ध्यान रखना है कि हर उसके केवल 2 ही एग्जाम्पल आपको लिखना है, इतने सारे नहीं।
केंद्रीय बैंक के कोई 4 कार्य। पहला है मुद्रा का निर्गमन। केंद्रीय बैंक यानी हमारी जो रिजर्व बैंक है वो मुद्रा यानी नोटों का निर्गमन करती है और देश की मौद्रिक यानी मुद्रा की आवश्यकता को ध्यान में रखकर नोटों का निर्गमन करती है यानी नोट जो हैं उनको जारी करती है। इसे एकाधिकार होता है यानी नोट का निर्गमन केवल रिजर्व बैंक करती है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होती है अर्थात ये बैंकों पर नियंत्रण रखती है, बैंकों के लिए नीति बनाती है और बैंकों का अंतिम ऋणदाता आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करती है। सरकार का बैंकर भी है। सरकार के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक में सरकार अपना पैसा जमा करती है। सरकार की ओर से केंद्रीय बैंक भुगतान करती है। सरकार को वित्तीय मामलों में परामर्श देती है। सरकार के लिए ऋण की व्यवस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय कोष का संरक्षण यानी विदेशी मुद्रा का भंडार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है। ये विदेशी मुद्रा को जमा करती है और आवश्यकता करने पर अदायगी यानी उसमें से भुगतान भी करती है। थैंक यू।